हेलो दोस्तों, मैं अंशु चौहान जुड़ रही हूँ आप लोगों के साथ आइडियल नर्सिंग क्लासेस की डिजिटल प्लेटफॉर्म से। और देखिएगा हमारे साथ जो आइडियल नर्सिंग क्लासेस की डिजिटल प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे आपकी एएनएम की ऑनलाइन ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट हो चुकी हैं। जो आपकी यूपी ट्रिपल एससी से वैकेंसी आई है 9212 पोस्ट के लिए, ठीक है, वो आपकी वैकेंसी के लिए हम पूरी प्रिपरेशन स्टार्ट करा दी है ऑनलाइन बैचेस में, ठीक है। तो आइएगा, जुड़िएगा हमारे साथ और देखिएगा स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन है आपके। क्वेश्चन ये है कि गर्भावस्था के दौरान मॉर्निंग सिकनेस के मैनेजमेंट में शामिल है, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि प्रेगनेंसी के दौरान जो फीमेल को मॉर्निंग सिकनेस होती है, ठीक है, उसके मैनेजमेंट में क्या शामिल है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है आपका गर्भवती महिला को सूखे टोस्ट तथा बिस्किट खाने के लिए सलाह देना। बी ऑप्शन है आपका अत्यधिक वसा युक्त भोजन से दूर रहने की सलाह देना। सी ऑप्शन है आपका एंटी इमेटिक्स दवाइयां देना और डी ऑप्शन है आपका उपरोक्त में सभी, ठीक है। तो देखिएगा क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा अपनी तरफ से, ठीक है। अगर क्वेश्चन के जवाब आपको सही है तो फिर उसको आप अपने दिमाग में बना के रखिएगा। अगर गलत होते हैं किसी कंडीशन में तो यहाँ से सीखिएगा कि कैसे क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं और कौन सा क्वेश्चन का आंसर होता है, ठीक है। बात करते हैं कि क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो फीमेल है, प्रेग्नेंट है, गर्भावस्था में है, तो मॉर्निंग सिकनेस क्या होती है। तो जो फीमेल होती है गर्भावस्था के दौरान, उसके में क्या होता है, बीटा एससीजी हार्मोन का लेवल जब बढ़ता है तो उस दौरान फीमेल में बहुत सारे बदलाव देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपका नोजिया, वोमिटिंग, ठीक है। जो मॉर्निंग सिकनेस है उसमें क्या देखने को मिलता है, नोजिया और वोमिटिंग, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा है कि जो मॉर्निंग सिकनेस है उसका मैनेजमेंट हम क्या करेंगे, ठीक। तो ऑप्शन ए है आपका गर्भवती महिला को सूखे टोस्ट तथा बिस्किट खाने के लिए सलाह दें। यानी कि जो फीमेल होती है उसको हमेशा कैसा ड्राई फूड देना चाहिए। जो भी खाने के लिए चीजें दे रहे हैं वो कैसी देनी चाहिए, आपकी सॉलिड फॉर्म में देनी चाहिए, क्योंकि अगर लिक्विड फॉर्म में हम देते हैं तो नोजिया वोमिटिंग की कंडीशन में वो उसको और भी ज्यादा बढ़ावा देती है, ठीक है। बी ऑप्शन है आपका अत्यधिक वसायुक्त भोजन से दूर रहने की सलाह दें, ठीक है। जो फैटी डाइट्स होती हैं जिसमें वसायुक्त भोज्य पदार्थ आते हैं उनको क्या करना है, उनसे दूर रहने की सलाह देना है, ठीक है। और सी ऑप्शन है आपका एंटी इमेटिक्स दवाइयां दें। एंटी इमेटिक्स दवाइयां वो दवाइयां होती हैं जो कि आपको वोमिटिंग को क्या करती हैं, कम करती हैं, या वोमिटिंग को रोकने के लिए कौन सी दवा दी जाती है, एंटी इमेटिक्स, ठीक है। तो मॉर्निंग सिकनेस में इसके मैनेजमेंट को पूछ रखा है कि प्रबंधन कौन सा करेंगे, तो ऑप्शन ए बी सी आपका तीनों राइट है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, उपरोक्त में सभी, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड है स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है कि गर्भावस्था के दौरान होने वाली गंभीर प्रकार की उल्टी जिसमें माता के स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है उसे क्या कहते हैं, ठीक है, यानी कि क्या कहलाती है, ठीक है। तो इसमें आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली गंभीर प्रकार की उल्टी, ठीक है, यानी कि नॉर्मल कंडीशन नहीं है, कैसी है, एबनॉर्मल कंडीशन है, वोमिटिंग बहुत ज्यादा मात्रा में हो रही है, तो उस कंडीशन को उस जो मदर है उसके स्वास्थ्य पे क्या हो रहा है, हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन ये है मॉर्निंग सिकनेस, बी है एमेसिस ग्रेविडेरम, सी है आपका हाइपरिमेसिस ग्रेविडेरम, डी है आपका एक्लेम्सिया, ठीक है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है आपका, मॉर्निंग सिकनेस क्या होती है। तो जो आपकी मॉर्निंग सिकनेस होती है, ठीक है, इसमें तो क्या होता है, ये सामान्य अवस्था होती है। प्रेगनेंसी में सामान्य अवस्था होती है, इसमें क्या देखने को मिलता है आपका, नोजिया एंड वोमिटिंग। क्या देखने को मिलता है, नोजिया एंड वोमिटिंग, ठीक है। बी ऑप्शन में दे रखा है आपको एमेसिस ग्रेविडेरम, यानी कि गर्भावस्था के दौरान होने वाली उल्टी, ठीक है। ये भी आपकी कैसी कंडीशन है, सामान्य कंडीशन है, यानी कि जो आपकी एमेसिस ग्रेविडेरम है उसी को क्या कहते हैं, मॉर्निंग सिकनेस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। सी ऑप्शन क्या है आपका, हाइपरिमेसिस ग्रेविडेरम, ठीक है, असामान्य अवस्था में, यानी कि असामान्य उल्टी का होना। जो फीमेल है उसमें क्या देखने को मिल रहा है कि वो फीमेल में बहुत ज्यादा अमाउंट में, बहुत ज्यादा मात्रा में क्या हो रही है, वोमिटिंग देखने को मिल रही है, ठीक है। एक्लेम्सिया क्या होता है, एक्लेम्सिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हाइपरटेंशन के साथ आपका प्रोटीन यूरिया,
ठीक है, प्लस एडिमा, और उसके साथ साथ अगर क्या देखने को मिले, कन्वल्सन। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि प्री इक्लेम्सिया जो आपका हाइपरटेंशन, प्रोटीन यूरिया और आपका ओडिमा होता है, ठीक है, ये तो आपका क्या होता है, प्री इक्लेम्सिया की कंडीशन होती है। अगर उसके साथ साथ कन्वल्सन आने लगते हैं, झटके आने लगते हैं फीमेल्स को, तो उसको किस नाम से जाना जाता है, एक्लेम्सिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रखा है कि गंभीर होने वाली उल्टी। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या है इसका राइट आंसर है। हाइपरिमेसिस ग्रेविडेरम में क्या होता है, असामान्य रूप से बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होती है, फीमेल को या गर्भवती महिला को उल्टी होती है। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड का जो राइट आंसर है वो क्या है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन में ये पूछा है, एक महिला जिसकी LMP 1 जनवरी है तो उसकी EDD क्या होगी। ठीक है, क्वेश्चन में ये पूछ रखा है आपसे कि LMP उसकी क्या है, 1 जनवरी, यानी कि LMP का मतलब क्या होता है, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। ठीक है, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड क्या है उसकी, 1 जनवरी है। और आपसे पूछ रखा है EDD, EDD का मतलब क्या होता है, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। ठीक है, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। तो क्वेश्चन ये पूछा है कि LMP 1 जनवरी है तो आपकी EDD क्या होगी। ठीक है, ऑप्शन ए है आपका 1 अक्टूबर, ऑप्शन बी है 8 अक्टूबर, ऑप्शन सी है आपका 1 सितंबर, ऑप्शन डी है 8 सितंबर। ठीक है, तो बात करते हैं कि जो EDD निकालते हैं वो किस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, तो EDD निकालने के लिए सामान्यतः हम निगल्स रूल का यूज करते हैं। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, निगल्स फॉर्मूला। ठीक है, और आपका जो निगल्स फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 9 मंथ प्लस 7 डे। ठीक है, यानी कि LMP प्लस 9 मंथ प्लस 7 डे, जिस डेट को LMP हुई है वो और आपका 9 मंथ उसमें ऐड करते हैं, उसके साथ साथ क्या ऐड करते हैं, 7 डे ऐड करते हैं। तो यहाँ से आपसे क्या पूछ रखा है, उसकी जो LMP है वो क्या है, 1 जनवरी। ठीक है, 1 जनवरी है। ठीक है, तो हमने इसमें क्या करना है, 7 डे ऐड करना है, यानी कि प्लस 7 करना है, और यहाँ पे क्या करना है, 9 मंथ ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस 9 कर दिया, ऐड करेंगे तो 9 1 10। ठीक है, और 1 में 7 ऐड करेंगे तो 8। ठीक है, जो 10th मंथ होता है वो किसका मंथ होता है, अक्टूबर का। किसका होता है, अक्टूबर का। ठीक है, तो जो अक्टूबर मंथ है उसमें क्या जा रही है, आपकी EDD जा रही है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 8-10 को जो ये महिला है इसकी एक्सपेक्टेड डेट डिलीवरी देखी जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन में आपका क्या है, बी ऑप्शन में 8 अक्टूबर दिया है, तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है इसका राइट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन स्क्रीन पे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एबॉर्शन के केस में सामान्यतः कौन सा प्रोसीजर काम में लिया जाता है। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जब हम एबॉर्शन करते हैं, ठीक है, तो उस समय कौन सी प्रक्रिया या कौन सा प्रोसीजर यूज करते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए है आपका डायलेशन एंड क्यूरेटिस, बी है LSCS, सी है आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, और डी ऑप्शन है आपका इपिसियोटोमी। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि एबॉर्शन की केस है। ठीक है, यानी कि हम क्या करा रहे हैं, एबॉर्शन करा रहे हैं, तो उसमें किस प्रोसीजर को काम में लेते हैं। ठीक है, तो DNC जो होता है, DNC में क्या करते हैं, सर्विक्स को डायलेट करते हैं, और उसके बाद जो भी उसमें कॉन्सेप्शन ऑफ प्रोडक्ट होता है उसको क्या कर लेते हैं, इवाकुएट करते हैं या फिर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसीजर को किसमें यूज किया जाता है, एबॉर्शन में यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका LSCS क्या होता है, तो LSCS की फुल फॉर्म होती है लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन। ठीक है, और लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन किस लिए करते हैं हम लोग, डिलीवरी कराने के लिए करते हैं। ठीक है, यानी कि एब्डोमिनल से डिलीवरी करानी हो, एब्डोमिनल लेयर को कट करना हो लोअर सेगमेंट में, तो हम क्या करते हैं, डिलीवरी के लिए LSCS का यूज करते हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन क्या होती है, जो आपका बैग ऑफ मेम्ब्रेन होता है,
ठीक है, यानी कि जो एमनियोटिक फ्लूइड का जो सैक होता है, ठीक है, उसको क्या करना, रप्चर करना, बैक ऑफ मेम्ब्रेन को क्या करना, रप्चर करना। ये कब करते हैं, जब डिलीवरी की प्रोसेस होने स्टार्ट हो जाती है, प्रसव प्रारंभ कराना होता है, तो उस दौरान क्या होता है, आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इपिजियोटमी। इपिजियोटमी क्या होती है, इसको पेरिनियोटॉमी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो जो आपका इपिजियोटमी होता है वो क्या होता है, जब किसी फीटस का जो मदर है उसकी पेरिनियल जो मसल है, ठीक है, या जो पेरिनियल एरिया है, ड्यूरिंग लेबर प्रोसेस उसमें ज्यादा स्ट्रेचनिंग ना हो, रप्चर ना हो, उससे बचाने के लिए हम क्या करते हैं, इपिजियोटमी करते हैं। और इसमें क्या करते हैं, कट लगाते हैं, किसमें, पेरिनियम एरिया में। ठीक है, यानी कि जो पेरिनियम एरिया है 4x4, उसको क्या करते हैं, कट लगाते हैं। ठीक है, और उसको कट लगाने के बाद क्या होता है, आपका जो बर्थ कैनाल का जो साइज होता है वो इनलार्ज होता है, और जो फीटस होता है वो आसानी से क्या हो जाता है, डिलीवर्ड हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछता है कि कब करते हैं, तो क्राउनिंग के टाइम। ठीक है, कब करते हैं, क्राउनिंग के टाइम। क्राउनिंग सेकेंड स्टेज में होती है, तो उस दौरान क्या करते हैं, एपिजियोटॉमी करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपसे ये पूछा है कि एबॉर्शन के केस में क्या करते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी एंड ई, डायलेशन एंड इवैक्यूएशन। ठीक है, तो जो फोर्थ नंबर आपका क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, निम्न में से कौन सी कंडीशन पीपीएच यानी कि पोस्टपार्टम हेमरेज का मुख्य कारण है। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आपका पीपीएच देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है आपका यूटेराइन, यहाँ पे एटोनी। ठीक है, मिसप्रिंट है यहाँ पे, आपका क्वेश्चन का जो ए ऑप्शन है वो क्या है, यूटेराइन एटोनी। बी ऑप्शन है आपका रिटेंड प्लेसेंटा, सी ऑप्शन है आपका यूटेराइन रप्चर, और डी ऑप्शन है आपका डीआईसी यानी कि डिसएमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन या कोएगुलोपैथी। ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कौन सी ऐसी कंडीशन है, ठीक है, जो पीपीएच का मुख्य कारण है। तो पीपीएच क्या होता है, सूतिका अवस्था में होने वाला 500 ml से अत्यधिक अगर वेजाइनल स्राव हो रहा है, ब्लीडिंग लॉस हो रही है 500 ml से ज्यादा, तो उसको क्या कहते हैं, पीपीएच के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसकी बहुत सारी कंडीशन होती हैं जिसकी वजह से आपका पीपीएच देखने को मिलता है, जैसे एटोनिक यूट्रस हो गया, रिटेंड बीट्स ऑफ प्लेसेंटा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, मुख्य कारण पूछा है। ठीक है, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट कॉजेस क्या है। ठीक है, तो जो आपका यूट्राइन एटोनी होता है वो क्या होता है, इसका मुख्य कारण होता है, यानी कि जो गर्भाशय होते हैं उनमें डिलीवरी के बाद उनमें कॉन्ट्रैक्शन या संकुचन होना बंद हो जाता है, संकुचन नहीं होता है, जिसकी वजह से वहां पे उनकी जो आपकी ब्लड कैपिलरीज होती हैं वो बंद नहीं हो पाती हैं, प्रॉपर तरीके से क्लोज नहीं होती हैं, तो उसकी वजह से ब्लड लॉस होता रहता है। और यूट्राइन मसल क्या हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती हैं, उनकी जो टोनिसिटी होती है वो क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है। ठीक है, रिटेन बीट्स ऑफ प्लेसेंटा भी आपका एक क्या है, कारण है। ठीक है, कि अगर किसी जो फीमेल है उसके में क्या हो जाए, जो प्लेसेंटा का कोई भी पार्ट, कोई भी लोब अगर अंदर की तरफ रह जा रहा है, तो उसकी वजह से भी आपको पीपीएच देखने को मिल सकता है। यूटेराइन रप्चर होना एक सीवियर कंडीशन है, इसमें भी आपको पीपीएच देखने को मिलेगा, लेकिन ये कैसी है, सीवियर कंडीशन है। जब ऑक्सीटोसिन वगैरह की डोज हाई हो जाती है तो उस कंडीशन में क्या देखने को मिलता है, यूटेराइन रप्चर, यानी कि बहुत ज्यादा संकुचन अगर गर्भाशय में बढ़ जाए तो जो आपका गर्भाशय होता है वो क्या होता है, रप्चर हो जाता है। ठीक है, डिसएमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलोपैथी क्या होती है, तो इसमें क्या होता है कि किसी वेन में, ठीक है, वेन में क्या होता है, जो ब्लड क्लॉट करने वाले फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, ब्लड क्लॉट फैक्टर जो होते हैं वो एक जगह इकट्ठा होकर के क्लॉट बना लेते हैं। ठीक है, एक जगह इकट्ठा होकर के क्या कर लेते हैं, क्लॉट बना लेते हैं, लेकिन जो अदर साइट होती है वहां पे जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं उनकी कमी हो जाने की वजह से सीवियर ब्लीडिंग देखने को मिलती है। ठीक है, तो डिसएमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलोपैथी जो है उसमें ब्लड क्लॉट की एक डिसऑर्डर है जिसमें असामान्य ब्लड लॉस देखने को मिलता है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन ये पूछ रखा है कि जो आपका पीपीएच है इसकी जो मुख्य कारण है वो क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, यूटेराइन एटोनी। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 है स्क्रीन पे। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 12 सप्ताह तक प्रेगनेंसी को
टर्मिनेट करने के लिए कौन सी दवा काम में आती है। ठीक है, क्वेश्चन में ये पूछ रहा है आपसे कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर चल रहा है, ठीक है, यानी कि 12 सप्ताह आपके चल रहे हैं और उस समय क्या करना है, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना है। ठीक है, प्रेगनेंसी को खत्म करना है, हटाना है, उसको करने के लिए कौन सी दवा काम में आती है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है आपका, मेफेप्रिस्टोन, बी ऑप्शन है आपका मेथोट्रेक्सेट एंड मिजोप्रोस्टोल, सी ऑप्शन है आपका टैमोक्सिफेन एंड मिजोप्रोस्टोल और डी ऑप्शन है आपका ऑल। ठीक है, तो जो आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर प्रेगनेंसी को क्या करना होता है, टर्मिनेट करना होता है, खत्म करना होता है, तो उस दौरान आपका मेफेप्रिस्टोन भी दिया जा सकता है और आपका मेथोट्रेक्सेट और मिजोप्रोस्टोल भी दिया जा सकता है, टैमोक्सिफेन और मिजोप्रोस्टोल भी दिया जा सकता है। तो आपकी जो तीनों ड्रग है ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो आपका प्रेगनेंसी टर्मिनेट किया जाता है उसके लिए इन तीनों दवाओं का यूज किया जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या होगा, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 है स्क्रीन पे, एक्टोपिक प्रेगनेंसी को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है, यानी डेफिनेशन ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी पूछ रहा है आपसे। ठीक है, कि क्या इसकी परिभाषा होगी। ठीक है, तो ऑप्शन ए है आपका यूट्राइन कैविटी में निषेचित अंडे का आरोपण। ठीक है, यानी कि जो फर्टिलाइज्ड ओवम है आपका उसका कहाँ पे, यूटेराइन जो कैविटी है वहां पे आरोपण हो जाना या इम्प्लांटेशन हो जाना एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहलाता है। बी ऑप्शन है आपका यूटेराइन कैविटी के बाहर निषेचित अंडे का आरोपण। ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन क्या कह रहा है कि जो यूट्राइन कैविटी है, जो गर्भाशय है, उसको छोड़कर बाहर कहीं पे भी फर्टिलाइज्ड ओवम का इम्प्लांटेशन या आरोपण हो जाना। सी ऑप्शन है आपका 18 वर्ष से कम उम्र की महिला का गर्भवती होना। ठीक है, डी ऑप्शन है आपका 35 वर्ष से अधिक उम्र की महिला का गर्भवती होना। ठीक है, क्वेश्चन क्या आपसे पूछ रहा है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी का। ठीक है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है, एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें जो फीटस का इम्प्लांटेशन होता है, जो आपका ब्लास्टोसाइट का इम्प्लांटेशन होता है, वो यूटेराइन कैविटी को छोड़ करके किसी अन्य ऑर्गन में अगर इम्प्लांटेशन हो जाता है, जैसे कि आपका एम्पुला हो गया, फैलोपियन ट्यूब का पार्ट, ओवरी हो गई, सर्विक्स हो गया, वेजाइनल कैनाल हो गया, अगर वहां पे देखने को मिलता है तो उसे क्या कहते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन भी आपसे यही पूछ रहा है कि किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसमें बी ऑप्शन क्या दे रखा है कि यूट्राइन कैविटी के बाहर, ठीक है, निषेचित अंडे का क्या हो जाए, आरोपण हो जाए या इम्प्लांटेशन हो जाए। ठीक है, इम्प्लांटेशन हो जाए, आरोपण हो जाए, तो उसे क्या कहते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसका राइट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, सबसे सामान्य प्रकार या कॉमनेस्ट टाइप की एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा कौन सी जगह पर एक्टोपिक प्रेगनेंसी में इम्प्लांटेशन देखने को मिलता है, या सबसे मोस्ट कॉमन टाइप एक्टोपिक प्रेगनेंसी की क्या होती है। ठीक है, तो ऑप्शन में है आपका ट्यूबल प्रेगनेंसी, बी ऑप्शन है ओवेरियन प्रेगनेंसी, सी ऑप्शन है आपका एब्डोमिनल प्रेगनेंसी, डी ऑप्शन है आपका सर्वाइकल प्रेगनेंसी। ठीक है, तो देखिएगा जो आपका जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है वो तो पहली बात ये क्लियर है कि गर्भाशय में नहीं होगी। ठीक है, जब भी होगी यूट्रस में नहीं होगी, यूट्रस के बाहर होगी। ठीक है, और जो आपका फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि जो निषेचन की प्रक्रिया होती है वो कहां पर होती है, तो वो आपके एम्पुला भाग में होती है। ठीक है, तो एम्पुला किसका भाग है, फैलोपियन ट्यूब का। ठीक है, एम्पुला भाग में क्या होता है, निषेचित होता है अंडा। ठीक है, और यहाँ पे अगर ये कंडीशन हो कि यहाँ पे जो अंडा फर्टिलाइज्ड हो गया है, ठीक है, वो क्या हो, आपका सीलिया डैमेज हो। ठीक है, या जो आपका बना हुआ फर्टिलाइज्ड हुआ जो अंडा है वो यहाँ से मूव ना कर पाए, तो सबसे ज्यादा जो आपका एक्टोपिक प्रेगनेंसी होता है वो कहाँ पे देखने को मिलता है, आपको एम्पुला भाग में देखने को मिलता है। ठीक है, और जो एम्पुला भाग में एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है उसको किस नाम से जाना जाता है, ट्यूबल प्रेगनेंसी। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे यही पूछा है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी की कॉमनेस्ट एक्टोपिक प्रेगनेंसी कौन सी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, यानी कि एम्पुला में हो जाए या फिर आपका
एम्पुला में ही हो जाए तो उसे किस नाम से जाना जाएगा, ट्यूबल प्रेगनेंसी के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सिम्टम ट्यूबल प्रेगनेंसी के क्लासिक ट्रायड सिम्टम में शामिल है। ठीक है, यानी कि जो आपका इक्टोपिक प्रेगनेंसी होता है इसमें क्या देखने को मिलता है, कुछ आपके सिम्टम्स देखने को मिलते हैं जो कि जिनको हम किस नाम से जानते हैं, क्लासिक ट्रायड के नाम से जानते हैं। ठीक है, किस नाम से जानते हैं, क्लासिक ट्रायड के नाम से जानते हैं। ट्रायड का मतलब जहां पे 3 हो, ठीक है, यानी कि सिम्टम कितने होंगे, 3 होंगे। ठीक है, तो उनमें कौन कौन सा शामिल है, ठीक है, इस ट्रायड में कौन सा शामिल नहीं है। क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी के जो क्लासिकल ट्रायड है उसमें कौन से सिम्टम शामिल नहीं होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए है आपका एमनोरिया, बी ऑप्शन है एब्डोमिनल पेन, सी ऑप्शन है कन्वल्जन, डी ऑप्शन है आपका वेजाइनल ब्लीडिंग। ठीक है, तो जो आपका एक्टोपिक प्रेगनेंसी होता है, ठीक है, जो आपकी एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है इसके जो साइन सिम्टम होते हैं, ठीक है, तो कौन कौन से होते हैं, एक तो आपकी एमनोरिया देखने को मिलती है। ठीक है, दूसरा क्या होगा, एब्डोमिनल पेन होगा, और पेन कैसा होता है, कॉलिक पेन होता है। ठीक है, यानी कि चुभने वाला दर्द या सीवियर पेन देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कन्वल्जन, कन्वल्जन नहीं होता है, वेजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये 3 सिम्टम मिलते हैं जिसको किस नाम से जाना जाता है, 3 सिम्टम्स को आपको किस नाम से जाना जाता है, क्लासिकल ट्रायड। ठीक है, क्लासिकल ट्रायड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन क्वेश्चन में ये पूछा है कि कौन सा नहीं होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, कन्वल्जन जो होता है वो आपके एक्टोपिक प्रेगनेंसी के ट्रायड में नहीं आता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, हेडेंटिफॉर्म मोल एक प्रकार की बीमारी है। ठीक है, यहाँ पे टाइपिंग मिसप्रिंट है, मतलब हेडेंटिफॉर्म मोल है एक, मतलब पूछ रहा है आपसे कि हेडेंटिफॉर्म मोल किसे कहते हैं। ठीक है, हेडेंटिफॉर्म मोल जो होता है वो किस प्रकार की बीमारी होती है, या इनमें से किसे कह सकते हो कि ये इस चीज की बीमारी है। ठीक है, ए ऑप्शन है आपका श्वसन तंत्र का डिसऑर्डर है। ठीक है, बी ऑप्शन है मस्तिष्क में उपस्थित असामान्य मोल उन्हें कहते हैं, सी ऑप्शन है पिट्यूटरी ग्रंथि में उपस्थित असामान्य मोल को हेडेंटिफॉर्म मोल कहते हैं, और डी ऑप्शन है आपका प्लेसेंटा का असामान्य स्थिति। ठीक है, तो जो हेडेंटिफॉर्म मोल होता है वो आपका प्लेसेंटा का एक एबनॉर्मल क्या होता है, उसमें जो बच्चे का निर्माण ना होकर के किसका होने लगता है, प्लेसेंटा की ओवरग्रोथ होने लगती है, और उसमें क्या बनने लगते हैं, मोल्स बनने लगते हैं छोटे छोटे। ठीक है, जिनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ग्रेप्स लाइक, यानी कि गुच्छे में देखने को मिलता है। ठीक है, तो जो आपका हेडेंटिफॉर्म मोल होता है वो किसकी बीमारी होती है, ठीक है, तो वो आपकी प्लेसेंटा की बीमारी होती है। ठीक है, इससे क्वेश्चन आता है कि जब हम यूएसजी करते हैं, ठीक है, अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं, तो उसके दौरान हेडेंटिफॉर्म मोल अगर है, ठीक है, तो वहां पे क्या देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वहां पे जो देखने को मिलता है स्नोस्ट्रोम अपीयरेंस। ठीक है, यानी कि जिस तरीके से बर्फ के टुकड़े होते हैं, जिस तरीके से बर्फबारी होती है, उस तरीके के अपीयरेंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, और आपका प्लेसेंटा जो होता है उसमें क्या होने लगता है, उसका प्लेसेंटा जो होता है वहां पे बच्चे का निर्माण न होकर के असामान्य मोल्स का निर्माण होने लगता है। ठीक है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, हेडेंटिफॉर्म मोल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये प्लेसेंटा की असामान्य स्थिति से होने वाली डिजीज होती है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि गर्भावस्था में एक से अधिक भ्रूण का साथ साथ विकास होना क्या कहलाता है, यानी कि कोई फीमेल है जो प्रेग्नेंट है और उसकी जो प्रेगनेंसी कंसीव हुई है उसमें एक से अधिक भ्रूण का विकास हो रहा है। ठीक है, और साथ साथ में एक से अधिक भ्रूण का विकास होना क्या कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है आपका एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहलाता है, हेडेंटिफॉर्म मोल कहलाता है, मल्टीपल प्रेगनेंसी कहलाता है, या फिर पोस्ट मैच्योर प्रेगनेंसी कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे कि जो फीमेल है किसमें है, गर्भावस्था या प्रेग्नेंट है, वहां पे उसमें क्या देखने को मिल रहा है, उसकी प्रेगनेंसी में
एक से अधिक भ्रूण देखने को मिल रहे हैं या एक से अधिक भ्रूण का विकास एक साथ हो रहा है, ठीक है। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो क्या होती है, असामान्य, यानी कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है, इम्प्लांटेशन होता है, इम्प्लांटेशन अदर साइड, ठीक है, ठीक है, अदर साइड में इम्प्लांटेशन हो जाता है, किसको, यूट्रस को छोड़ के, तो उसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। हाइडेंटिफॉर्म मोल क्या होता है, तो हाइडेंटिफॉर्म मोल जो होता है उसमें प्लेसेंटा की एब्नॉर्मलिटीज होती है, उसमें क्या देखने को मिलता है, बच्चे का निर्माण ना होकर के मोल्स का निर्माण होने लगता है, ठीक है। मल्टीपल प्रेगनेंसी क्या होती है, जिसमें माँ का जो गर्भाशय है, ठीक है, गर्भाशय में एक से अधिक बच्चा या एक से अधिक भ्रूण का निर्माण हो रहा है या विकास हो रहा है, तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, मल्टीपल प्रेगनेंसी के नाम से जानते हैं। डी ऑप्शन क्या है, पोस्ट मैच्योर प्रेगनेंसी, इसमें क्या है, मोर देन 42 वीक्स प्रेगनेंसी जा रही है, ठीक है, यानी कि 42 सप्ताह से ज्यादा की प्रेगनेंसी गोइंग ऑन हो रही है, तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, पोस्ट मैच्योर प्रेगनेंसी। क्वेश्चन आपसे ये पूछा है कि गर्भाशय में एक से अधिक अगर भ्रूण का विकास हो रहा है, भ्रूण का आपका विकास हो रहा है, साथ साथ हो रहा है, तो उसे क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मल्टीपल प्रेगनेंसी, यानी कि सी ऑप्शन क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, मल्टीपल प्रेगनेंसी में होने वाला मैटरनल चेंजेस, ठीक है, मैटरनल चेंजेस है, ठीक है, यानी कि जब मल्टीपल प्रेगनेंसी होती है या एक से अधिक भ्रूण का विकास गर्भाशय में होता है, तो उस दौरान मां के अंदर कौन कौन से बदलाव देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो आपको ऑप्शन ए है, वजन में वृद्धि होती है, ठीक है, बी ऑप्शन है प्लाज्मा आयतन में अतिरिक्त 500 ml की वृद्धि होना, ठीक है, फीटोप्रोटीन लेवल की वृद्धि होना, या उपरोक्त में सभी, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा है कि जो आपका मल्टीपल प्रेगनेंसी की कंडीशन है, ठीक है, तो उसमें क्या देखने को मिलेगा, मदर में क्या क्या बदलाव देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो जहां पे एक से अधिक बच्चे का ग्रोथ हो रहा है, 2 बच्चे का ग्रोथ हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वहां पे चीजें क्या देखने को मिलेंगी, बढ़ी हुई देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे वजन में वृद्धि होती है, बिल्कुल वजन में वृद्धि देखने को मिलेगी, क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है, एक से अधिक बच्चे का निर्माण हो रहा है, ठीक है। जो प्लाज्मा आयतन है, ठीक है, जो प्लाज्मा आयतन है उसमें क्या होगा, अतिरिक्त 500 ml की वृद्धि होगी, ठीक है। तो उसमें भी क्या होता है, जो आपका मोर देन नीड होती है, तो उसकी वजह से क्या देखने को मिलता है, इंक्रीजमेंट या वृद्धि देखने को मिलती है। सी ऑप्शन है आपका फीटोप्रोटीन लेवल में वृद्धि होना, यानी कि मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन जो होता है, ठीक है, जो मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन होता है, उसमें फीटोप्रोटीन जो होता है उसकी लेवल में क्या होती है, वृद्धि देखने को मिलती है, ठीक है। तो जो आपका मल्टीपल प्रेगनेंसी होता है, इसमें मां के अंदर ये तीनों बदलाव पाए जाते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, यानी कि उपरोक्त में सभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 है स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि मल्टीपल प्रेगनेंसी से संबंधित मैटरनल कॉम्प्लिकेशन में शामिल है, ठीक है, यानी क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि वहां पे क्या देखने को मिल रहा है, मल्टीपल प्रेगनेंसी देखने को मिल रहा है, एक से अधिक भ्रूण का विकास हो रहा है, तो मैटरनल को या फिर जो मदर है उसको क्या क्या कॉम्प्लिकेशन या क्या क्या आगे की प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन दे रखा है आपको, फर्स्ट है एपीएच, एपीएच यानी एंटीपार्टम, एपीएच यानी एंटीपार्टम हेमरेज, ठीक है। बी ऑप्शन है आपका माल प्रेजेंटेशन, ठीक है। सी ऑप्शन है आपका हाइड्रोएमनियोस, डी ऑप्शन है फंडल हाइट का एमनोरिया अवधि की तुलना में कम होना, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछ रखा है कि जो मल्टीपल प्रेगनेंसी है उससे संबंधित मैटरनल में कौन सा कॉम्प्लिकेशन शामिल नहीं है, ठीक है। तो बात करें कि एपीएच होता है क्या, ठीक है, तो अगर एक से अधिक भ्रूण का क्या हो रहा है, विकास हो रहा है, तो उसमें एंटीपार्टम हेमरेज देखने को मिल सकता है, ठीक है। जो आपका एंटीपार्टम हेमरेज होता है ये क्या होता है, तो 28 वीक के बाद
28 वीक के बाद वजाइनल ब्लीडिंग होना, ठीक है। वजाइनल ब्लीडिंग होना क्या कहलाता है, यानी 28 वीक के बाद और टिल डिलीवरी तक, यानी जब तक उसका प्रसव नहीं होता है, ठीक है, तब तक की कंडीशन में अगर वेजाइनल के द्वारा ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, तो उस कंडीशन को किस नाम से जाना जाता है, एंटीपार्टम हेमरेज, ठीक है। इसमें दो कंडीशन देखने को मिलती है, एक तो आपको मिलती है प्लेसेंटा प्रीविया, ठीक है, यानी कि जो प्लेसेंटा होगा वो अपनी जगह पे ना आपका इम्प्लांट होकर के, ठीक है, वो कहाँ पे इम्प्लांट हो जाएगा, लोअर यूट्राइन सेगमेंट में सर्विक्स के ऑस पर क्या होगा, आपका इम्प्लांट हो जाएगा, ठीक है। तो उसको प्लेसेंटा प्रीविया के नाम से जानते हैं। और इसका जो दूसरा होता है वो क्या होता है, एब्रेप्शियो प्लेसेंटाई, ठीक है। एब्रेप्शियो प्लेसेंटा क्या होता है, एक ऐसी कंडीशन जिसमें क्या होने लगता है, प्री मेच्योर सेपरेशन ऑफ मेम्ब्रेन, यानी कि पहले ही क्या होने लगेगा, जो फिटस है वो क्या होने लगेगा, प्री मेच्योर जो प्लेसेंटा है वो क्या होने लगेगा, सेपरेट होने लगेगा, या वहां से पहले से ही उसकी रप्चरिंग होने लगेगी, ठीक है। तो ये दो कंडीशन में क्या देखने को मिलती है, 28 वीक के बाद देखने को मिलती है। अगर 28 वीक से पहले हो तो उसको एबॉर्शन कहते हैं, 28 वीक के बाद अगर प्रसव के पहले और 28 वीक के बाद अगर देखने को मिलती है तो उसको एपीएच नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो अगर मल्टीपल प्रेगनेंसी है तो आपको एपीएच देखने को मिलेगा, ठीक है। माल प्रेजेंटेशन, यानी कि जो नॉर्मल प्रेजेंटेशन होता है, जो नॉर्मल होता है वो क्या होता है आपका, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो वर्टेक्स प्रेजेंटेशन को छोड़ करके बाकी एबनॉर्मल जो प्रेजेंटेशन देखने को मिलते हैं, जैसे आपका ब्रीच प्रेजेंटेशन हो गया, शोल्डर प्रेजेंटेशन हो गया, ब्रो प्रेजेंटेशन हो गया, फेस प्रेजेंटेशन हो गया, ये अगर आपको देखने को मिलते हैं तो क्या होता है, आपका माल प्रेजेंटेशन में आता है, ठीक है। तो माल प्रेजेंटेशन होने के भी चांसेस होते हैं, या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं किसमें, मल्टीपल प्रेगनेंसी की कंडीशन में, ठीक है। सी ऑप्शन है आपका हाइड्रोएमनियोस, ठीक है, जिसको किस नाम से जाना जाता है, पॉलीहाइड्रोमनियोस, पॉलीहाइड्रोएमनियोस, ठीक है। ऐसी कंडीशन जिसमें क्या हो, एमनियोटिक फ्लूइड की जो मात्रा है वो क्या हो जाए, 2000 ml से ज्यादा हो जाए, यानी दो बच्चे हैं तो इसमें एमनियोटिक फ्लूइड बढ़ने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो ये तीनों कंडीशन तो आपको देखने को मिलेंगी। इसमें पूछा है कि कौन सी कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी, तो फंडल हाइट एमेनोरिया की अवधि की तुलना में क्या पूछा है, कम होना, ठीक है। नहीं, फंडल हाइट जो एमेनोरिया की कंडीशन होगी उससे और भी अधिक देखने को मिलती है मल्टीपल प्रेगनेंसी में, ठीक है। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 13 है, इसका राइट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। फंडल हाइट जो होती है वो एमेनोरिया की अवधि की तुलना में क्या देखने को मिलती है, कम मिलती है। ये क्या है, इसका रॉन्ग स्टेटमेंट है। मल्टीपल प्रेगनेंसी का कैसा स्टेटमेंट है, वो रॉन्ग स्टेटमेंट है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछ रखा है, ऐसी कंडीशन, ठीक है, या गर्भावस्था की वह स्थिति जिसमें एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा यहाँ पे आपका 2000 ml है, ठीक है, 2000 ml से ज्यादा, 2000 ml से अधिक देखने को मिलती है तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, ठीक है। यानी कि ऐसी कंडीशन जिसमें क्या देखने को मिल रहा है, 2000 ml से अधिक एमनियोटिक फ्लूइड देखने को मिल रहा है तो उसे किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए है आपका पॉलीहाइड्रोमनियास, बी ऑप्शन है ओलिगोहाइड्रोमनियास, सी ऑप्शन है मल्टीपल प्रेगनेंसी, डी ऑप्शन है आपका एक्लेम्पसिया, ठीक है। तो जो आपका 2000 ml से अगर अधिक एमनियोटिक फ्लूइड देखने को मिलता है तो उस कंडीशन को किस नाम से जाना जाता है, पॉलीहाइड्रोएमनियोस की कंडीशन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 14 है, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका पॉलीहाइड्रोएमनियोस के कारण होने वाली कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अगर किसी महिला में 2000 ml से ज्यादा एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा बढ़ जाए या पॉलीहाइड्रोएमनियोस का केस हो तो उसमें क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, ठीक है। तो उसमें आपका ऑप्शन ए है प्रीक्लेम्सिया, बी ऑप्शन है प्रीटर्म लेबर, सी ऑप्शन है माल प्रेजेंटेशन, डी ऑप्शन है ऑल, ठीक है। तो जो आपका अगर मादा में क्या देखने को मिले, पॉलीहाइड्रोमनियास की कंडीशन देखने को मिली तो प्री एक्लेम्सिया हो सकती है। प्री एक्लेम्सिया क्या होती है, जिसमें आपको हाइपरटेंशन देखने को मिले, यानी कि ब्लड प्रेशर 140/90 से क्या देखने को मिले, मोर ज्यादा देखने को मिले, ठीक है। नेक्स्ट इसी के साथ क्या देखने को मिले आपको, प्रोटीन यूरिया, प्रोटीन यूरिया
और इसकी जो लेवल होती है वो कितने से अधिक देखने को मिले, अगर 0.3 ग्राम पर लीटर इन 24 आवर, यानी 24 घंटे में अगर 0.3 ग्राम पर लीटर हावर के हिसाब से अधिक देखने को मिल रही है तब, और इसके साथ क्या होता है, एडिमा। ठीक है, अगर ये तीनों कंडीशन क्या हो, देखने को मिले, तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, प्री इक्लेम्सिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, प्री टर्म लेबर क्या होता है, प्री टर्म का मतलब बिफोर 37 वीक। ठीक है, यानी कि 37 वीक से पहले अगर क्या हो जाए, लेबर प्रोसेस हो जाए या बच्चे की डिलीवरी हो जाए, तो उसे क्या कहते हैं, प्री टर्म लेबर कहते हैं। ठीक है, माल प्रेजेंटेशन का मतलब कि एबनॉर्मल प्रेजेंटेशन हो, वर्टेक्स को छोड़कर के जो भी प्रेजेंटेशन होते हैं वो कैसे होते हैं, एबनॉर्मल प्रेजेंटेशन में आते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो सकता है, अगर पॉलीहेड्रोनियास हो सकता है तो ये तीनों कंडीशन देखने को मिल सकती है। ठीक है, आपका प्री इक्लेम्सिया देखने को मिल सकता है, प्री टर्म लेबर देखने को मिल सकता है, और आपका क्या देखने को मिल सकता है, माल प्रेजेंटेशन देखने को मिल सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा कि इस कंडीशन में सभी चीजें देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 है स्क्रीन पे। 16 में क्वेश्चन नंबर में क्या पूछा है, गर्भावस्था के दौरान एक महिला में निम्नलिखित लक्षण है। ठीक है, यानी कि प्रेगनेंसी की कंडीशन में उसको कौन कौन से लक्षण देखने को मिल रहे हैं, हाइपोटेंशन, ठीक है, कन्वल्जन, एडिमा तथा प्रोटीनयूरिया। ठीक है, तो महिलाओं को कौन सी बीमारी है। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर किसी फीमेल का को हाइपोटेंशन देखने को मिले, कन्वल्जन देखने को मिले, ओडिमा देखने को मिले और प्रोटीन यूरिया देखने को मिले, ये चारों कंडीशन एक साथ देखने को मिले, तो उस कंडीशन को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए है आपका इक्लेम्सिया, बी ऑप्शन है प्री इक्लेम्सिया, सी ऑप्शन है आपका एपीएच, डी ऑप्शन है हेडेंटिफॉर्मोल। ठीक है, तो जो इक्लेम्सिया होती है, यानी कि जो इक्लेम्सिया होती है, इसमें क्या देखने को मिलता है, आपका प्रोटीन हाइपरटेंशन भी देखने को मिलता है। ठीक है, एडिमा देखने को मिलता है, प्रोटीन यूरिया देखने को मिलता है। जब तक ये तीनों कंडीशन देखने को मिलती है तब तक तो हम इसे किस नाम से जानते हैं, प्री इक्लेम्सिया। ठीक है, लेकिन जैसे ही इसके साथ क्या ऐड हो जाता है, कन्वल्सन। ठीक है, जैसे ही इसके साथ क्या देखने को मिलता है, कन्वल्सन या झटके के आने लगते हैं, तो उसे किस नाम से जाना जाता है, आपका इक्लेम्सिया नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे यही पूछ रहा है कि फीमेल को क्या देखने को मिल रहा है, हाइपरटेंशन, प्रोटीनयूरिया, एडिमा और कन्वल्सन देखने को मिल रहा है, तो कौन सी कंडीशन होगी, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा कि फीमेल को क्या देखने को मिलेगी, इक्लेम्सिया या इक्लेम्सिया की कंडीशन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या पूछ रहा है आपसे, गर्भावस्था के दौरान किस समय डायबिटीज को नियंत्रित करना सबसे कठिन होता है। यानी कि अगर किसी फीमेल को क्या है, गर्भावस्था डायबिटीज मेलाइटिस है, जिसको जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ऐसी फीमेल को कौन सी अवस्था होगी जिसमें डायबिटीज को कंट्रोल नहीं किया जा सकता होगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन है फर्स्ट ट्राइमेस्टर, बी है लास्ट ट्राइमेस्टर, सी है लेबर एंड डिलीवरी, डी ऑप्शन है प्यूपेरियम। ठीक है, तो जो फीमेल होती है जिसके अंदर क्या देखने को मिलता है, ग्लूकोज का लेवल बढ़ा देखने को मिलता है गर्भावस्था के दौरान, उसे किस नाम से जाना जाता है, जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस के नाम से जाना जाता है। और जब लेबर की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, डिलीवरी स्टार्ट हो जाती है, तो उस दौरान जो आपका डायबिटीज मेलाइटिस होता है उसको जो कंट्रोल करना क्या होता है, मुश्किल हो जाता है, या कंट्रोल करने में बहुत ज्यादा कठिनाई देखने को मिलती है। ठीक है, तो जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, कि लेबर और डिलीवरी के समय क्या नहीं कर सकते हैं, डायबिटीज को कंट्रोल करना बहुत कठिन होता है। ठीक है, तो 17 का ऑप्शन क्या सही होगा, सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है आपसे, एक्लेम्सिया का अलार्मिंग साइन है। ठीक है, यानी किसी फीमेल को क्या है, एक्लेम्सिया है। ठीक है, एक्लेम्सिया यानी उसके अंदर क्या बढ़ा हो, प्रोटीन यूरिया बढ़ा हो, हाइपोटेंशन हो, ओडिमा हो, उसके साथ साथ कन्वर्जन भी आ रहे हो। ठीक है, तो उसका अलार्मिंग साइन क्या होता है। ठीक है, ऑप्शन ए है आपका सिरदर्द, बी है नींद में व्यवधान, सी है यूरिन आउटपुट में कमी, डी ऑप्शन है आपका उपरोक्त में सभी। तो जो आपका इक्लेम्सिया की कंडीशन होती है उसके अलार्मिंग साइन, यानी कि क्या स्टार्ट हो जाए, अगर फीमेल को हेडेक स्टार्ट हो जाए, ठीक है, तो वो भी अलार्मिंग साइन है। नेक्स्ट है आपका नींद में व्यवधान, यानी कि डिस्टर्बेंस ऑफ स्लीप देखने को मिले, तो भी आपको क्या है, आपका अलार्मिंग साइन है। नेक्स्ट है यूरिन आउटपुट में कमी। ठीक है,
अगर किसी फीमेल में क्या देखने को मिले, यूरिन आउटपुट कम होने लगे एक्लेम्सिया की कंडीशन में, ठीक है, तो वो क्या है, उसकी अलार्मिंग साइन होती है या अलार्मिंग सिम्टम्स होता है, ठीक है। तो इन जो एक्लेम्सिया की कंडीशन है उसमें तीनों देखने को मिलता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, एक्लेम्सिया को प्री एक्लेम्सिया से अलग करने वाला लक्षण है, यानी कि ऐसा कौन सा लक्षण है, ठीक है, जो क्या करता है, एक्लेम्सिया को प्री एक्लेम्सिया से अलग करता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है आपका हाइपरटेंशन, बी है ओडिमा, सी है कन्वल्सन और डी है आपका प्रोटीन्यूरिया, ठीक है। तो जो आपकी प्री एक्लेम्सिया की कंडीशन होती है उसमें क्या क्या देखने को मिलता है, हाइपरटेंशन देखने को मिलता है, प्रोटीन्यूरिया और ओडिमा देखने को मिलता है। तो उस कंडीशन को हम किस नाम से जानते हैं, प्री एक्लेम्सिया। लेकिन अगर फीमेल को क्या होने लगे, इसके साथ साथ अगर कन्वर्जन आने लगे तो उसे किस नाम से जानते हैं, एक्लेम्सिया, ठीक है। क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि एक्लेम्सिया से अलग कर रहा है, यानी कि प्री एक्लेम्सिया है और उसमें ऐसा क्या ऐड कर देंगे कि एक्लेम्सिया कहा जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कन्वल्सन, यानी कि कन्वल्सन अगर ऐड हो जाए, ठीक है, तो क्या कहेंगे, हम उसे एक्लेम्सिया कंडीशन कहेंगे, ठीक है। तो जो क्वेश्चन नंबर 19 है उसका राइट आंसर क्या है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। देखिएगा आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, एक्लेम्सिया के कारण होने वाले कन्वल्सन ट्रीटमेंट हेतु ड्रग ऑफ चॉइस है, ठीक है, यानी कि जो हम एक्लेम्सिया होता है, ठीक है, कन्वल्सन आ रहे हैं उसके अंदर, तो उसकी ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, ठीक है। ऑप्शन ए है आपका मैग्नीशियम सल्फेट, बी है आपका फेनिटोइन, सी ऑप्शन है आपका डायज़ेपाम, डी ऑप्शन है आपका लीवोडोपा, ठीक है। तो देखिएगा जो आपका एक्लेम्सिया की कंडीशन होती है उसकी जो बेस्ट, देते तो सभी दवाएं हैं लगभग, लेकिन जो उसकी बेस्ट ड्रग ऑफ चॉइस होती है, ठीक है, जो जिसको देना बहुत ज्यादा क्या होता है, कंपल्सरी होता है, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्जन को रोक सकते हैं, उस ड्रग का नाम क्या होता है आपका MgSO4, यानी कि मैग्नीशियम सल्फेट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन नंबर 20 है इसका राइट आंसर क्या होगा, मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है। जब मैग्नीशियम सल्फेट दिया जाता है तो उसके पहले जो फीमेल होती है उसमें आपके 3 चीजों को असेस करने के बाद ही मैग्नीशियम सल्फेट दे सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट है आपका नीजर रिफ्लेक्स, ठीक है, जो घुटना होता है वहां पे क्या करते हैं, जर के उस प्रेशर पॉइंट पे क्या करते हैं, प्रेशर लगाते हैं, और ठीक है उसमें क्या देखने को मिलता है, अगर वो रिफ्लेक्स क्या है उसमें प्रेजेंट है, ठीक है, तब हम क्या कर सकते हैं, उसको मैग्नीशियम सल्फेट दे सकते हैं। दूसरी जो कंडीशन होती है उसकी जो रेस्पिरेशन रेट है, ठीक है, यानी कि जो श्वसन दर है वो अगर मोर देन 12 ब्रीथ पर मिनट देखने को मिल रही है, यानी कि 12 ब्रीथ पर मिनट से अगर ज्यादा देखने को मिल रही है, उस कंडीशन में ही हम उसको क्या दे सकते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट दे सकते हैं। और तीसरी कंडीशन होती है आपकी यूरिन आउटपुट, ठीक है, यूरिन आउटपुट जो होता है वो आपका कितना होना चाहिए, 30 ml पर हावर। अगर 1 घंटे में 30 ml यूरिन आउटपुट देखने को मिल रहा है और ये तीनों कंडीशन जब तक प्रेजेंट नहीं होगी, आपका नीजर रिफ्लेक्स प्रेजेंट नहीं होगा, रेस्पिरेटरी 12 से अधिक नहीं होगा और आपका जो यूरिन आउटपुट है वो 30 ml पर हावर से क्या होगा, अधिक नहीं होगा, तो हम उस पेशेंट में मैग्नीशियम सल्फेट नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो जब भी हम मैग्नीशियम सल्फेट देते हैं तो इन चीजों को असेस करने के बाद मैग्नीशियम सल्फेट देते हैं, और मैग्नीशियम सल्फेट आपकी ड्रग ऑफ चॉइस होती है किसकी, एक्लेम्सिया कंडीशन की, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, जुड़े रहिएगा हमारे साथ, बने रहिएगा और भी अच्छे सेशंस और क्वेश्चन के लिए, ठीक है। धन्यवाद।